डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम कैसे जान पाएंगे कि क्या गिवन जो सबस्टेंस है क्या वो एक एलिमेंट की एग्जांपल है, कंपाउंड की एग्जांपल है या मिक्सचर की। और यहाँ पे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सिंपल न्यूमेरिकल्स बनेंगे स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पर आएंगे कि हम कैसे जान पाएंगे कि वेदर द गिवन सबस्टेंस इज एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास डायमंड है, एक और सबस्टेंस है मेरे पास, लेट वी हैव कॉपर। एक और एग्जांपल हम ले लेंगे, लेट सल्फर। ये जो सल्फर है ये भी सॉलिड फॉर्म में हमें मिलती है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास शुगर। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल है सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। तो इसी तरह से सैंड की एग्जांपल में आप समझो यहाँ पे सैंड है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट और कंपाउंड को यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि चाहे एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, दोनों एक प्योर मटेरियल की एग्जांपल है। दोनों प्योर मटेरियल्स होते हैं। एलिमेंट भी एक प्योर मटेरियल होता है और कंपाउंड भी एक प्योर मटेरियल होता है। प्योर मटेरियल का मतलब ये थ्रू आउट एक जैसी प्रॉपर्टीज ही दिखाएगा। जैसे कि अगर आप डायमंड की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, हर जगह पे ये एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, तो डायमंड प्योर है। कॉपर थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, तो ये भी प्योर है। सल्फर थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, तो ये भी प्योर है। शुगर थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, तो ये भी प्योर है। टेबल सॉल्ट थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, तो ये भी प्योर है। सिमिलरली सैंड, तो यहाँ पर चलो एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। चलो हमारे पास यहाँ पे वाटर है, और अगर आप वाटर को देखोगे ये भी थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, तो ये भी प्योर है। तो एक और आप समझो, मैंने एक गैस लिया है यहाँ पे एक गैस है, एंड व्हाट इज दैट गैस? मीथेन गैस। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो ये भी थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज ही दिखा रहा है। तो सभी ये प्योर मटेरियल्स की एग्जांपल है। नाउ अब हम इस डायमंड को देखेंगे। जब आप डायमंड को देखेंगे, दो इट इज ए प्योर मटेरियल, मगर आप देखेंगे कि डायमंड सिर्फ कार्बन एटम्स का ही बना है। तो वो प्योर मटेरियल जो एक ही टाइप ऑफ एटम्स का बना है, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, सिंपल। नाउ अगर आप कॉपर को देखेंगे, क्योंकि ये थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो ये भी प्योर है, मगर ये भी कॉपर भी एक ही टाइप ऑफ एटम्स का बना है, दैट इज कॉपर एटम्स। तो ये अगर सिर्फ कॉपर एटम्स का ही बना है, तो ये भी एक एग्जांपल है एलिमेंट की। नाउ अगर आप सल्फर को देखेंगे, ये थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो ये प्योर है, मगर यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज दिखा रहा है वो सिर्फ सल्फर एटम्स की हैं। थ्रू आउट सल्फर एटम्स की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। मतलब
इसमें भी सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स हैं, वो सल्फर एटम्स हैं, देन इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट। नाउ अगर आप शुगर को देखोगे, शुगर भी थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो ये भी प्योर है। मगर अगर आप देखेंगे इसमें जो एटम्स है या एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो एक तो कार्बन का ये बना है, हाइड्रोजन का बना है और ऑक्सीजन का बना है। जो भी प्योर मटेरियल एक से ज्यादा एलिमेंट्स का बना होता है उसको हम कंपाउंड कहेंगे। तो ये एक एग्जांपल है कंपाउंड की। सो इट इज एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड। इसी तरह से अगर आप टेबल सॉल्ट को देखोगे, थ्रू आउट ये सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, मगर ये भी बना होता है सोडियम और क्लोरीन का। इसमें सोडियम और क्लोरीन मौजूद होते हैं, मतलब एक से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जब भी एक से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स किसी प्योर मटेरियल में होंगे तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसी तरह से अगर आप वाटर को देखोगे, ये थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो ये प्योर है, मगर इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद है एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो फिर ये भी एग्जांपल है किसकी? ये भी एग्जांपल है फिर कंपाउंड की। तो ये भी कंपाउंड की ही एग्जांपल है, ये भी कंपाउंड की ही एग्जांपल है। नाउ अगर आप सैंड को देखोगे, इट शोज थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो इट इज अगेन प्योर, मगर ये सैंड बनी होती है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की। इसमें एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, देन इट इज अगेन ए कंपाउंड। इसी तरह से अगर आप मीथेन गैस देखोगे, थ्रू आउट इट विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। और मीथेन हमें पता है कि ये बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो इसमें भी एक से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये भी एक कंपाउंड है। तो इस तरह से हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे एक एलिमेंट और कंपाउंड को। नाउ देखिए आप कुछ और एग्जांपल्स यहां पे लेना चाहेंगे जिससे हम अब मिक्सचर को इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि क्या ये मिक्सचर है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अब ये जो मैंने कहा कि वाटर, हम यहां वाटर ले लेंगे और सॉल्ट या शुगर ले लेंगे। चलो इसमें हमने शुगर लिया और ये एक प्योर मटेरियल है, ये भी एक प्योर मटेरियल है। इन दो प्योर मटेरियल को हमने मिलाया, तो वहां पे क्या बना? हमें शुगर वाटर, मतलब सिंपली यहां पे वाटर और शुगर अब मिक्सड फॉर्म में है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, ये शुगर की भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, ये वाटर की भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो अगर ये शुगर की भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है और वाटर की भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मिक्सचर वो मटेरियल होता है जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ प्योर सबस्टेंस का बना होता है, और वो मटेरियल जिसमें एक से ज्यादा प्योर सबस्टेंसेस होंगे तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो ये एक मिक्सचर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेंगे हम। अगर हम यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, अगर आप सॉल्ट वाटर ले लोगे, सॉल्ट वाटर, तो ये भी हमें प्रॉपर्टीज दिखाएगा, एक तो सॉल्ट की और वाटर की। तो ये भी एक मिक्सचर है। सॉल्ट वाटर इज एग्जांपल ऑफ अगेन मिक्सचर। इसी तरह से अगर हम मिल्क ले लेंगे, मिल्क, ये एक्चुअली इसमें डिफरेंट सबस्टेंस होते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ का जिक्र करेंगे। लेट वाटर होता है इसमें, तो ये वाटर की भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। इट ऑल्सो कंटेन्स फैट, फैट की भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो ये भी फिर मिल्क भी एग्जांपल है किसकी? मिक्सचर की। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज का नाम आपने सुना होगा, एलॉयज। एलॉयज होते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करते हैं और
उनको आपस में मिलाते हैं तो वहां पे जो मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स का जो मोल्टन सोल्यूशन होता है तो उसी से हम फिर एलाइज बनाते हैं। तो एलाइज में एक्चुअली होते हैं डिफरेंट मेटल्स और उन मेटल्स के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल ब्रास अगर आपने सुना होगा, और जो ब्रास है, ब्रास में जो मेटल्स होते हैं एक तो होता है कॉपर और दूसरा होता है जिंक। मतलब अगर आप ब्रास की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे वो कॉपर की भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा और जिंक की भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो ब्रास क्या है फिर? एक मिक्सचर। और ये ब्रास किसकी एग्जांपल है? इनफैक्ट एलॉय की एग्जांपल है। तो इनफैक्ट हमने पहले ही पढ़ा है कि मिक्सचर भी दो किस्म के होते हैं, वन इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस। एक्चुअली एलॉय जो है ये एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये हमने डिटेल्ड में पढ़ा है पिछले लेक्चर में, तो ये आप याद रखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और यहां पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, जो ब्रास है ये एग्जांपल है किसकी? फिर मिक्सचर की, बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन मेटल। और यहां पे एक और चीज आप याद रखेंगे, जो ये ब्रास है ये कॉपर और जिंक का बना होता है और इसमें जो कॉपर की परसेंटेज होती है ये आप यहां पे याद रखिएगा, इट इज 80%। और इसी तरह से जो इसमें जिंक होता है दैट इज 20%। इसी तरह एक और एग्जांपल है एलॉय की, ब्रोंज अगर आपने सुना होगा, ये भी एक एलॉय है। तो अगर ये एलॉय है तो ये याद रखिएगा आप। तो ये फिर एक एग्जांपल है फिर मिक्सचर की, और कौन सी मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर। और ये जो ब्रोंज होता है ये भी एक्चुअली डिफरेंट मेटल्स इसमें मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कॉपर होता है, इसमें जिंक होता है और इसमें टिन, इट ऑल्सो कंटेन्स टिन। और कॉपर इसमें कितना होता है? 80%। जिंक इसमें होता है 10% और टिन भी होता है 10%। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो ब्रोंज है इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस मिक्सचर। और इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो आप याद रखेंगे, कॉपर, जिंक और टिन। कुछ और एग्जांपल्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो सी मिक्सचर की ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल है एलॉय की, वो है, एक और एग्जांपल है एलॉय की। और एलॉय क्या है एक्चुअली ये याद रखिएगा, इट इज मिक्सचर। तो इसमें एक और है दैट इज गन मेटल। और ये गन मेटल जो है इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ, याद रखिएगा, इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। और इसमें जो मेटल्स होते हैं इट कंटेन्स एक तो कॉपर और दूसरा इसमें होता है टिन। इसमें 90% कॉपर होता है और टिन 10%। इसी तरह से एक और यहां पे लिखेंगे दैट इज जर्मन सिल्वर। ये भी एक एग्जांपल है एलॉय की, ये भी एक एलॉय की ही एग्जांपल है। और इसमें जो मेटल्स होते हैं दैट इज कॉपर, एक तो कॉपर है, सेकंड वन इज जिंक एंड इसमें निकल होता है। तो याद आप रखिएगा यहाँ पे जर्मन सिल्वर, ये लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर होगा मगर सिल्वर यहाँ पे नहीं है, कॉपर, जिंक और निकल है। इसमें कॉपर एक्चुअली 60% होता है, दिस इज 20% एंड दिस इज अगेन 20%। एक और एलॉय की हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा ये, दैट इज बेल मेटल। और ये बना होता है
कॉपर और टिन का, इसमें कॉपर एक्चुअली 80% एंड टिन 20%। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आप याद रखोगे रिगार्डिंग दीज मिक्सचर्स के बारे में, स्पेशली जो एलॉयज हैं, कौन सा एलॉय किस किस मेटल से बनता है, किन मेटल्स के मिक्स होने से बनता है, और इनमें परसेंटेज भी क्या है डिफरेंट मेटल्स की। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अबाउट एलिमेंट के बारे में या कंपाउंड के बारे में या मिक्सचर के बारे में। नाउ यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, और इनफैक्ट ये न्यूमेरिकल्स आप आगे भी देखेंगे जो हम मोल कंसेप्ट के जरिए हम फिर सॉल्व करते हैं। मगर यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जब हम अच्छे से कोई भी कंसेप्ट समझ पाते हैं तो फिर डिफरेंट तरीकों से भी ये पॉसिबल होता है कि हम उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वाटर की बात करेंगे। पहले मैं वाटर की बात करूंगा। तो चूंकि वाटर में एक से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स हैं तो ये डेफिनेटली इट इज़ कंपाउंड, ये हमें पता है। और कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं दे आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो यहाँ पे मैं अगर वाटर की बात करूं, चूंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है दैट इज 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है दैट इज 16। तो इस हिसाब से अगर मैं वाटर में देखूंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशियो है इन टर्म्स ऑफ मास वो क्या है। एक्चुअली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2, और ऑक्सीजन भी एक ही है तो इसका मास होगा 16। तो इनके मास, अगर इनके मासेस को हम ले लेंगे तो रेशियो क्या होगा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दैट इज 2:16, और अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखेंगे दैट मीन्स 1:8, मतलब 2 1s are 2 8s are, तो इसका मतलब 1:8 रेशियो है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं एक्चुअली इसी के ऊपर थोड़ी बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि वाटर में 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ मास। तो इस रेशियो का मतलब है 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन is combined with 8 parts by mass of oxygen। तो यहां पे मैं फिर लिखना चाहूंगा 1:8। तो इसका मतलब 1 पार्ट कितने पार्ट्स के साथ कंबाइन हुआ है वाटर में 8 पार्ट्स के साथ। तो अब मसला है ये पार्ट क्या है। एक्चुअली यहाँ पे पार्ट जो है इट इज यूनिट ऑफ मास। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप यूनिट ऑफ मास यहाँ AMU ले लेंगे, इसका मतलब 1 AMU कंबाइन हुआ है 8 AMU, मतलब 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन का है, कंबाइन हुआ है 8 AMU ऑफ ऑक्सीजन के साथ। या जरूरी नहीं है आप AMU ही यहाँ पे मास का यूनिट ले लेंगे, आप ग्राम्स में ले लेंगे भी। अगर आप ग्राम्स में ले लेंगे तो पार्ट के बदले आप ग्राम इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब ये भी है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। क्योंकि हम वाटर की ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर है अगर हम वाटर में देखेंगे 1 पार्ट इज कंबाइंड विथ 8 पार्ट्स। 1 part of hydrogen is combined with 8 parts of oxygen in terms of mass. That means 1 AMU is combined with 8 AMU of oxygen. या इसी तरह से 1 gram of hydrogen is combined with 8 grams of oxygen. 1 gram of hydrogen is combined with 8 grams of oxygen. इतना ही नहीं, इसका मतलब ये भी है कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 kg ऑफ, क्योंकि हम
यूनिट ऑफ मास जो है वो हम चेंज कर सकते हैं. 1 kg ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ 8 kgs ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर आप इनको देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे ये रेशो बताया है, इसका मतलब ये भी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब वाटर में अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम वहां पे ऑक्सीजन होंगी. तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप टोटल यहां पे ले लोगे, अगर हम ले लेंगे 9 ग्राम्स टोटल होंगे, अगर वाटर हमारे पास 9 ग्राम्स होंगे, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, यहां पे देखिए आप 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 8 ग्राम और 9 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन कितना होगा, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन कितना होगा, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा 1 ग्राम, क्योंकि अगर मैं 8 और 1 को ऐड कर रहा हूं दैट मीन्स 9. अगर 9 ग्राम, चूंकि ये 1 और 8 ये पूरा वाटर का है, तो अगर हम वाटर के ही 9 ग्राम ले लेंगे तो 9 ग्राम में से 1 ग्राम हाइड्रोजन का होगा, या हम ये कहेंगे 9 ग्राम में से 8 ग्राम ऑक्सीजन के होंगे. तो अगर आप यहां पे ले लोगे, इसका मतलब अगर हम 9 kg ले लेंगे, 9 kg ऑफ वाटर, 9 kg ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन वहां पे मौजूद होगा, अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे, कंटेन्स हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन होगा 1 kg, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 kg ऑफ वाटर. अगर मैं कहूंगा ऑक्सीजन कितना होगा, कंटेन ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन होगा, डेफिनेटली 8 kg. तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा. तो इसी बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पे करने जा रहे हैं. तो देखिए आप न्यूमेरिकल्स, अगर मैं इस तरह से एक न्यूमेरिकल्स लिखूं, if 90 grams of water is decomposed into hydrogen and oxygen, कंप्लीटली, अगर 90 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज किया गया होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, देन what would be the mass of हाइड्रोजन. तो वहां पे जो हाइड्रोजन होगा वो कितना होगा, what would be the mass of हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन वहां पे कितना होगा, तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU. देखिए बड़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इजीली कर पाओगे इसको. तो सॉल्यूशन हम यहां पे लिखेंगे, सिंपली हमें पता है कि हमें दिया हुआ है कि 90 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो पहले अगर हम देखेंगे वाटर अगर हमारे पास है, तो हमें पता है कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है दैट इज 2:16. ये हमें पता है क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, या 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास. तो इस हिसाब से हमें पता है कि अगर हम टोटल 9 पार्ट्स ले लेंगे, 9 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हाइड्रोजन के होंगे, क्योंकि 8 + 1 हो गया 9. अगर हम 9 पार्ट्स ऑफ वाटर ले लेंगे तो 9 पार्ट्स ऑफ वाटर में से हाइड्रोजन कितना होगा, 1 पार्ट. सो फ्रॉम दिस, क्योंकि ये डेफिनेशन है कंपाउंड की, कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी नो
we know 9 parts of water will contain hydrogen. हाइड्रोजन कितना होगा इसमें? 1 पार्ट पे मैं लिखना चाहूंगा 9 पार्ट्स ऑफ 9 पार्ट्स ऑफ वाटर विल कंटेन, क्योंकि अगर पूरे हम 9 पार्ट्स ले लेंगे 8 + 1 9 में से हाइड्रोजन होगा 1 पार्ट, ये तो हमें पता है। अब ये चूंकि ये रेशियो है इन टर्म्स ऑफ मास, तो पार्ट्स हम मास के यूनिट्स में ले लेंगे। हम AMU में भी ले सकते हैं, क्योंकि AMU भी मास का ही यूनिट है, ग्राम केजी। अब मसला है यहाँ पे हम किस में ले लेंगे ये पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन ग्राम्स में दिया है, तो हम ग्राम्स में ही ले लेंगे, इससे हमें आसानी होगी। और एक और चीज, अब 9 पार्ट्स ऑफ वाटर विल कंटेन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 पार्ट, ये हम यहाँ पे जो लिखते हैं, तो हमें पता है कि 9 पार्ट्स ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कितना है? 1 पार्ट। तो अगर मैं कहूंगा और 1 पार्ट ऑफ वाटर विल कंटेन, तो विल कंटेन हाइड्रोजन, कितना होगा इसमें हाइड्रोजन? 1/9, राइट साइड डिवाइड बाय लेफ्ट साइड पार्ट्स। तो हमें पता है कि 9 पार्ट्स ऑफ वाटर विल कंटेन हाइड्रोजन 1 पार्ट। तो अगर मैं कहूंगा 1 पार्ट वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा, दैट मीन्स 1/9 पार्ट। क्योंकि हम ये पार्ट्स यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पार्ट्स के बदले हम यूनिट ऑफ मास ले सकते हैं, AMU, ग्राम, केजी। क्योंकि यहाँ पे ग्राम्स में दिया है, तो हम यहाँ पे ग्राम्स ही ले लेंगे। तो इस हिसाब से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 पार्ट्स के बदले 9 ग्राम, तो यहाँ पे आप ग्राम्स का इस्तेमाल करोगे। 9 ग्राम्स ऑफ वाटर विल कंटेन हाइड्रोजन, वो 1 पार्ट के बदले हम लिखेंगे 1 ग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर 1 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन हाइड्रोजन, 1/9 पार्ट के बदले लिखेंगे ग्राम। नाउ तो हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन हाइड्रोजन 1/9 ग्राम। अगर मैं कहता 2 ग्राम, जब हमने 1 का निकाला है, अब हमें जिसका भी निकालना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन होता? 1/9 इंटू 2। 3 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन होता? 1/9 इंटू 3। क्योंकि 90 दिया हुआ, देयरफॉर तो 90 ग्राम्स ऑफ वाटर विल कंटेन हाइड्रोजन, दैट वुड बी सिंपली 1/9 into 90 grams. So 9 1s are 9 10s are, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। ये सोल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। तो इन न्यूमेरिकल्स को मैंने यहाँ पे जो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है कि जो भी हमें निकालना होगा, हमें पहले रिलेशन यहाँ पे बनानी होती है कि वाटर और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मास। तो यहाँ पे हमें पता है कि 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में हमें हाइड्रोजन निकालना था, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वाटर के मास और हाइड्रोजन के मास में क्या रिलेशन है। क्योंकि वो रिलेशन हम कहाँ पे बना सकते हैं? बाय कंसिडरिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। हमें पता है कि अगर 9 पार्ट्स ऑफ वाटर होंगे, तो 9 पार्ट्स ऑफ वाटर में 1 पार्ट हाइड्रोजन का होगा, तो ये एक रिलेशन बन गई। अब ये रिलेशन हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बताया है कि जो हमें निकालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन को हम राइट साइड में रखेंगे। मतलब 9 ग्राम्स ऑफ, यहाँ पे हमने पार्ट के बदले ग्राम लिखा है, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर विल कंटेन हाइड्रोजन 1 ग्राम। तो इसी के बाद फिर पहले हम 1 का निकालेंगे। तो 1 के बाद जो ही आप 1 का निकालोगे, 1 के बाद जिस किसी का भी निकालना होता है, तो जो हमें 1 पर निकला है उसको फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसमें वो निकालना होगा। 90 ग्राम्स में, 100 ग्राम्स में, सो ऑन, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिलेशन हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से, सिर्फ ये रिलेशन यहाँ पे हमने कंसेप्ट यहाँ पे ही समझाया है, रिलेशन को कैसे हम लिखते हैं, और जो हमें निकालना होगा, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है, वो हम राइट साइड में रखते हैं। ये मैंने डिटेल्ड में आपको बताया है इन लेक्चर
2 पार्ट ई एंड एफ, वहां पे वो यूनिट कन्वर्शन आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स करने में। तो ये एक न्यूमेरिकल थी। एक और न्यूमेरिकल यहां पे करना चाहूंगा मैं। नाउ अगर मैं कहूंगा कि अगर हमारे पास शुगर है, शुगर और शुगर हमारे पास है 160 ग्राम, और इस शुगर को अगर आपको पता होगा कि अगर आप इस शुगर को इसमें H2SO4 डालेंगे, H2SO4, तो ये शुगर पूरा चारकोल में तब्दील होगा, चारकोल में, मतलब कार्बन हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर हमारे पास शुगर है 160 ग्राम, अगर हम इसमें से सिर्फ इसको चारकोल में तब्दील करना चाहते हैं, चारकोल में सिर्फ कार्बन, अगर हम चाहेंगे कि इसमें टोटल कितना कार्बन हमें निकलेगा यहाँ से 160 ग्राम से, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे, हाउ मच कार्बन, हाउ मच कार्बन, हाउ मच कार्बन can we get from 160 grams of sugar। तो अगर 160 ग्राम्स ऑफ शुगर है हमारे पास, तो उसमें से हम कितना कार्बन निकाल सकते हैं। तो सिंपली पहले हम सॉल्यूशन अगर लिखेंगे, पहले हम शुगर की एग्जांपल, ये फार्मूला लिखेंगे, दैट इज C12H22O11। मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है इस वजह से कि थोड़ा इसका मास हम निकालेंगे। एक्चुअली हमें पता है कि जो कार्बन होता है इसमें एक कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का है 1, तो 22 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 × 11। तो जो ही आप इसको ऐड करोगे इट कम्स आउट टू बी 342 AMU। अगर मैं AMU में लिखूंगा, तो एक मॉलिक्यूल की बात मैं अगर करूंगा, तो एक मॉलिक्यूल का मास है 342 AMU। तो 342 AMU में जो मास ऑफ कार्बन होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 12 × 12 मीन्स 144। तो इस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि अगर हम 342 AMU ले लेंगे शुगर की, तो 342 AMU शुगर में कार्बन कितना होगा 144। तो मैं इस तरह से मैं कहूंगा कि 342 पार्ट्स ऑफ शुगर विल गिव कार्बन 144। तो इसी को मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। तो इस हिसाब से मैं इस तरह से लिखूंगा 342 AMU of sugar contain, या AMU के बदले पार्ट लिखेंगे यहाँ पे, शुगर कंटेन कार्बन कितना होगा 144 पार्ट। क्योंकि यहाँ पे ग्राम्स में दिया है तो पार्ट के बदले हम ग्राम लिखेंगे, दैट इट मीन्स ऑल्सो 342 ग्राम्स ऑफ शुगर में कार्बन कितना होगा, कंटेन कार्बन, दैट मीन्स 144 ग्राम्स। तो पहले हम 1 ग्राम ऑफ शुगर में निकालेंगे, और 1 ग्राम ऑफ शुगर में कितना कार्बन होगा, दैट मीन्स 144 जो राइट साइड में होगा, 1 का निकालने के लिए डिवाइड करोगे आप लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्या है 342 ग्राम्स। तो अब 1 के बाद जिस किसी का भी निकालना है वो इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 160 का निकालना है, देयरफॉर 160 ग्राम्स ऑफ शुगर विल कंटेन कार्बन, दैट मीन्स 144 डिवाइड बाई 342 इंटू 160 ग्राम्स। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमें आंसर मिलता है दैट इज, वो हमें मिलता है 360। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा जस्ट, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा 67.36 ग्राम्स। तो इसका मतलब अगर हम 160 ग्राम्स ऑफ शुगर को, शुगर में से सिर्फ कार्बन निकालना चाहेंगे,
इसमें से कार्बन हम देखेंगे कितना कार्बन निकलेगा, दैट वुड बी 67.36 ग्राम। तो इस तरह से हम कंपाउंड के डेफिनेशन के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि ऐसे न्यूमेरिकल्स हम मोल कंसेप्ट के जरिए भी हम सॉल्व करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की कि किस तरह से हम कंसेप्ट ऑफ जो दिस कंपाउंड है, डेफिनेशन जो है कंपाउंड की, उसके बेसिस पर भी हम कैसे न्यूमेरिकल्स इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस कंपाउंड एलिमेंट एंड मिक्सचर, और कुछ जो न्यूमेरिकल्स भी हमने कंपाउंड के बेस पे किए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझाने की, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।